नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, उसके बावजूद कहीं न कहीं हमारा विज्ञान असहाय हो जाता है उस समय जब किसी का कोई अपना किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अभी तक लाइलाज है, और वो है कैंसर। आज इसी विषय पर मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर रविशंकर जी से करा रहा हूं। रविशंकर जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले आप अपना वो परिचय दीजिए कि आपने कैंसर के बारे में कौन सी स्टडी की है। मैं सर हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। हेड एंड नेक कैंसर का मतलब हुआ मुंह, कान, नाक, गला, थायराइड, स्वरयंत्रियाँ, या फिर जो स्कल बेस हिस्सा बोला जाता है, यानी कि जो खोपड़ी यानी ब्रेन का जो निचला हिस्सा हुआ, जिस हड्डी के ऊपर ब्रेन टिका रहता है, उसको स्कल बेस कहते हैं। तो उन सब क्षेत्रों के कैंसर की बीमारी का कैसे निदान किया जाए, इस विषय में मैंने एक जो अपनी ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त की है वो किया है मैंने जी। आप पूर्व में किन किन चिकित्सालयों से जुड़े रहे हैं? सर, मैंने अपनी जो बेसिक अंडर ग्रेजुएशन ट्रेनिंग बोलते हैं, यानी कि स्नातकोत्तर जो होता है, स्नातक जो होता है, वो मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर मैंने उसी इंस्टीट्यूट से किया है, MS ENT में। फिर मैंने MCH की जो ट्रेनिंग होती है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्राप्त किया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं वहीं पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत था। फिर मुझे सौभाग्यवश महादेव की नगरी काशी में आने का एक मौका मिला। यहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर मैंने काम किया महामना कैंसर हॉस्पिटल में, और काफ़ी मरीज़ों का यहाँ पे सेवा देने का मुझे मौका मिला। फिर अभी हाल के दिनों में मुझे मुंबई जाना हुआ, मेरा जाना हुआ किन्हीं कारणों से, बट फिर से काशी नरेश और काशीपति महादेव जी की कृपा से मुझे फिर से यहाँ पे आने का मौका मिला है। SCG कैंसर सेंटर ने यहाँ पे अपना वापस एक आउटरीच सेंटर डालने की कोशिश की है। उसी मुहिम में उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप यहाँ पे अगर आ सकते हैं तो आइए। तो मेरे लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं था सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैंसर है क्या? सर, कैंसर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको हिंदी में ना कर्क रोग कहा जाता है। कर्क यानी केकड़ा। तो देखेंगे केकड़े क्यों कहा जाता है कर्क रोग? तो केकड़ी कैसे टांगे होती हैं जो आगे की ओर फैली रहती हैं, वैसे ही कैंसर भी है। तो कोई भी, जैसे सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं, कोई भी ऐसा गांठ जो फैल के आसपास के सामान्य और अच्छे टिश्यूज़ के अंदर घुसता चला जाए और बढ़ता चला जाए, वो वही कैंसर। यानी कि कैंसर में एक मुख्य टिश्यू हुआ, एक मुख्य बीमारी, और वो केकड़े की तरह अपनी पैर को फैलाता चला जाता है सामान्य टिश्यू में। यही मेनली समझें, सामान्य भाषा में तो यही कैंसर है। अब ये यहाँ से इसके पंजे इतने निकल सकते हैं कि वो खून की नली के माध्यम के द्वारा शरीर के किसी और हिस्से में भी फैल जाए। इसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहा जाता है। और अगर वो आसपास के इलाके में ही फैले तो इसको लोकल इन्वेजन कहा जाता है। कैंसर जिसका नाम लोग सुनते डर जाते हैं, वैसे आप स्पेशलिस्ट हैं, हेड एंड नेक के, लेकिन फिर भी
कुछ ये जानकारी दीजिए कि शरीर के किस अंगों में ज़्यादा हो रहा है। देखिए सर, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो महिलाओं में स्तन कैंसर है, और उसके अलावा तंबाकू की वजह से होने वाले जो मुंह के कैंसर, गला का कैंसर हो गया, यही सर्वाधिक सबसे कॉमन कैंसर है। इसके अलावा इस बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर भी काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, वो उसका भी इंसिडेंस काफ़ी हाई है यहाँ पे। अब आप जो हेड एंड नेक के स्पेशलिस्ट हैं उसके विषय बताइए कि क्यों हो रहा है और इसका इलाज इस समय कैसे किया जा रहा है। देखिए सर, हेड एंड नेक कैंसर जो है ना, उसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। ऐसे ही दुनिया में बीमारियों की कमी नहीं है। ये एक तरीके से हेड एंड नेक कैंसर जो होता है, ये आमंत्रित बीमारी है। कई बार मरीज़ जो होते हैं उन्होंने ये बीमारी कई बार, अब इसको अज्ञानता कह लीजिए या दिग्भ्रमित करने वाले कई ऐसे प्रचार आते हैं जिसकी वजह से लोगों को इन सब चीज़ों की लत लग जाती है, बट ये एक तरीके से आमंत्रित बीमारी है। सर्वथा ये मोस्ट कॉमनली ये तंबाकू के सेवन, तंबाकू और शराब के सेवन से होता है। किसी भी तरीके का धूम्रपान हो या तंबाकू को आप चबाने का, जो जिसको जैसे वो सुरती कहा जाता है और खैनी कहते हैं, जिसको मुंह के अंदर डाला जाता है, ये प्राइम रीज़न है ओरल कैंसर होने का। और अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो वी आर श्योर, एंड हमारे पास कई ऐसे लिटरेचर में ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इसको अगर कम किया जाए तो इस बीमारी का इंसिडेंस भी कम किया जा सकता है। मरीजों को कैसे ये पता लगे कि मुझे कैंसर है, क्योंकि खासकर एलोपैथ चिकित्सा में लगभग हर बीमारी के अलग अलग चिकित्सक हैं, हर पार्ट्स के अलग अलग चिकित्सक हैं, लेकिन मरीज को क्या पता कि उसको हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए आपने जैसे मुंह का जबड़े कैंसर ही कहा, उसको शुरू में हो सकता है कुछ दर्द महसूस हो, कभी लगे कि हाँ हो सकता है ब्रश लग गया हो, उससे मुझे कहीं पस आ रहा है, तो कहाँ कहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करे। तो इसके लिए क्या आप कहेंगे, कैसे वो अपने को डायग्नोस करो, पहले कहाँ जाए कि उसकी डायग्नोसिस सही हो। सर देखिए, ये कहना कि पहले कहाँ जाए, ये काफ़ी जटिल सवाल है। एक्चुअली इसी सवाल का हल देने के लिए हम लोग यहाँ बनारस में आए हैं। हमारा एम ही यही है कि मरीज़ को पहले कहाँ जाए का एक सॉल्यूशन दे सकें। तो होता ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मरीज़ को कोई ऐसा सिम्टम आता है। आप चलिए, बनारस तो फिर भी एक बड़ा शहर है सर, जहाँ पे काफ़ी अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं आज के डेट में, पर फिर भी यहाँ पे कई बार मरीज़ों को सही परामर्श नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि और थोड़े से अगर हम लोग और आउटरीच सेंटर्स पे चले जाएं, जैसे मान लीजिए जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, गोरखपुर हो गया, इन सब जगहों पे भी अगर हम बढ़ें तो कई बार ऐसे कहीं से कोई चिकित्सक अगर ऐसा सुझाव भी देते हैं कि शायद ये कैंसर हो जाए, तो मरीज़ बिल्कुल घबरा जाता है कि अभी कहाँ जाएँ, क्या करें, किसके पास जाएँ। तो मरीज़ पहले तो दिल्ली या मुंबई जाते हैं, वहाँ पे उनकी जांचें होती हैं, उनको बताया जाता है कि अच्छा ये कैंसर है। उसके बाद फिर पहले तो ये एक मानसिक सदमा रहता है, उसके बाद इलाज के लिए उनको कई बार पैसा अरेंज करना पड़ता है, उसके लिए वो वापस अपने शहर, अपने गांव आते हैं, फिर पैसा अरेंज करते हैं और फिर जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का समय निकल जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट। कई बार कैंसर इस ड्यूरेशन में प्रोग्रेस करता है और हमारे पास इसका एविडेंस है। हमने जब मैं यहाँ पे था टाटा हॉस्पिटल में, तो वहाँ की टीम ने ये स्टडी किया था और स्टडी का ये निष्कर्ष निकला था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़। तो इसी का सॉल्यूशन है कि हम चाह रहे हैं कि हम अलग अलग जगह पे अपनी सुविधाएं दें, सर्विसेज दें, स्टार्टिंग विद वाराणसी, और हम लोग आउटरीच ओपीडीज़ और भी जगह स्टार्ट करेंगे। वाराणसी का तो काफ़ी अच्छा सर्विस हम लोगों ने शुरू कर लिया है अभी। आउटरीच ओपीडीज़ और जगह स्टार्ट करेंगे। इससे कम से कम मरीज़ को ये पता रहेगा कि अगर कभी ऐसा कुछ
ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में उनको खुद को शक हो रहा है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं ये गांठ एक कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए उनको एक सही ओपिनियन मिल सकता है। और वो ओपिनियन हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना होगा उनको हम लोकल लेवल पे एडवाइस कर देंगे कि आप कहाँ से इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, वहीं पे वो जांच करा के वहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि ऐसी बीमारी है कि नहीं है। और उसके बाद हम उनको ये राय भी देंगे कि आपके लोकेशन के हिसाब से आपके पास किन किन जगहों पे इसका अच्छा ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। Whether HCG or not HCG does not matter. Our job is to give them the right suggestion and सही सलाह, और उसके बाद फिर मरीज का निर्णय होगा कि वो कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये चिकित्सा, अब इसके बारे में बताएं कि चिकित्सा कैसे की जा रही है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, और चिकित्सा का कितना स्टेज है? क्योंकि कभी ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी वगैरह के बारे में बात की जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप जरा समझाइए कि हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि अगर आप किसी चीज़ का ऑपरेशन कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कितना वक्त लगेगा, कितना स्टेज होगा? सर देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी हद तक स्टेज वाइज डिसाइड होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, खासकर हेड एंड नेक कैंसर का जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। तो स्टेज का सर सिग्निफिकेंस ये होता है ना, इसको बोलते हैं स्टेजिंग की जाती है ये देखने के लिए कि उनका आगे का ट्रीटमेंट लाइन कैसा रहेगा, किस तरीके से हम उनको बेस्ट आउटकम दे सकते हैं, और उनका आगे प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, उनका जो आउटकम है वो कैसा रहेगा। इस चीज़ को सिग्निफाई करता है इनिशियल स्टेजिंग, जो शुरू में हम लोग स्टेजिंग करते हैं। यूजुअली सर स्टेज 1, स्टेज 2 पेशेंट्स होते हैं उनके आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। तो यही एक जो मिसकंसेप्शन है कि कैंसर लाइलाज है, ये मिसकंसेप्शन ही हम लोग हटाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर का इलाज संभव है। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैंसर का इलाज समय पे शुरू हुआ और सही इलाज हो, तो कैंसर काफ़ी हद तक उसका इलाज संभव होता है। प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्योर रेट्स घटते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव या सफल इलाज होने की संभावना कम होती चली जाती है। वो देखा जाए तो किसी भी बीमारी में है सर, सिर्फ कैंसर में नहीं है, दिल की भी बीमारी अगर है, जैसे जैसे बीमारी की गंभीरता बढ़ती चली जाती है, इलाज की संभावना कम होती चली जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड इट इज़ ऑल अबाउट हाउ अर्ली वी गेट द ट्रीटमेंट, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू। कैंसर में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये कैंसर है, और इसकी वजह से मरीजों को कई बार सही समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छा सर्विस का पेनिट्रेशन हम डीपर लेयर्स ऑफ सोसाइटी में करें, ताकि हर किसी को अच्छे इलाज और अच्छे परामर्श की सुविधा मिल सके एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए किसी को मुंह का कैंसर है, और खासकर सुर्ती, खैनी, गुटका या यहाँ सूंघनी या गुल कहा जाता है, तो ये माना जाता है उनमें संभावना ज़्यादा होती है। जी सर। अगर किसी को कैंसर मुंह का हो गया और किसी वजह से ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, तो उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, कब तक चलेगा, अनुमानता बताइए। सर देखिए, सामान्यतः स्टेज 1, स्टेज 2 ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ सर्जरी से ही मरीज़ को टैकल किया जा सकता है। स्टेज 2 में कभी कभी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग कहाँ का ट्यूमर है और जो ट्यूमर है उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितना है, उस पर कई बार एक निर्णय लिया जाता है उसके आधार पर कि रेडिएशन की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे जैसे ट्यूमर थोड़ा एडवांस होता चला जाता है, स्टेज 3, स्टेज 4, उस केस में हम लोगों को यूजुअली कई बार कीमोथेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ऑपरेशन करके उसके बाद फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन देके और फिर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट माना जाता है। एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है सर कि जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन, कई बार ना हम लोग इस चीज़ में रहते हैं कि कहाँ से लें, कैसे लें, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि रेडिएशन कितने समय के अंदर शुरू किया जाए। ऑपरेशन से एक खास सीमित समय के अंदर अगर रेडिएशन चालू हो जाता है तो उसका बेस्ट आउटकम होता है। हेड एंड नेक कैंसर में सामान्यतः उसको 6 हफ्ता माना जाता है, उसके अंदर अगर रेडिएशन चालू हो जाए तो इसका सबसे अच्छा आउटकम माना जाता है। तो वो हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम रेडिएशन समय पे शुरू कराएं, और रेडिएशन जितना संभव हो सके मरीज़ को अपने घर के आसपास के इलाके में लेना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन में काफ़ी फैमिली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, डाइट की ज़रूरत, अच्छे डाइट की, इमोशनल सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट की, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं यूजुअली कि रेडिएशन अपने घर के आसपास ही लिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आपकी मुलाकात मैं विशाल चौरसिया, डॉक्टर रविशंकर
हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट करा रहे थे। आप भी जानते हैं कि अभी तक कैंसर का कोई ऐसा टीका नहीं बन सका है जिससे शुरू में बचाओ या कभी कैंसर न हो। ये ईश्वर की बनाई दुनिया है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। चिकित्सक अपना कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, पत्रकार आप तक जागरूकता फैला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसी को बीमारी न हो, किसी का घर परिवार बर्बाद ना हो, परेशान ना हो। लेकिन अगर कोई समस्या आए तो किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और अपना इलाज कराइए। फिर किसी नए शख्सियत का आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।